May I invite the Vice Chancellor to request the Honorable Chancellor to deliver his address. May I request Honorable Chancellor to kindly deliver his address. नमस्कार। कृष्णकांत ऐतिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान आज का जिनका दीक्षांत भाषण एक बहुत ही शिक्षक के रूप में जो कुछ उन्होंने कहा, मैं प्रोफेसर सुषमा यादव जी का हमारे यहाँ आने पर और ये व्याख्यान देने पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दास जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के सभी अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, रजिस्ट्रार, डीन, निदेशक, संकाय सदस्य, सभी इस विश्वविद्यालय के मेरे साथी बंधुओं और आज जिन्हें दीक्षांत समारोह में डिग्रियां प्रदान की गई है, वो सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, उन सभी भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, शिक्षा से प्रेम रखने वाले सभी बंधु जो यहाँ विराजमान हैं, वास्तव में मैं विश्वविद्यालय का और आप सभी का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके बीच में इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं सोचता हूँ कि दीक्षांत समारोह जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार होता है। आज के दिन जिन बच्चों को हमने गोल्ड मेडल दिया या जिन्होंने पीएचडी या जिन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की, उन सबको यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। बाकी सब लोगों को भी आज हमने इस दीक्षांत समारोह में उनकी उपलब्धियों की एक तरह से सर्टिफिकेट उनको दिया है। मैं सोचता हूँ कि ये वास्तव में सबसे बड़ा त्योहार इसलिए है कि जिंदगी का ये जो सफ़र है और विशेष करके खुले विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है जो शिक्षा से किसी कारण से रेगुलर कॉलेज से अपने आप को जोड़ नहीं पाए। उन्होंने अपने आप को जोड़ा और जोड़ करके उनके बराबर अपने आप को खड़ा करने का जो इन्होंने प्रयत्न और परिश्रम किया, उसके लिए आप सब बच्चों को, बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ आपके परिवार को, सामान्यतः क्या होता है कि जब एक बार कॉलेज छूट जाता है फिर से उसमें शिक्षा से जोड़ना बहुत कठिन काम होता है और इसमें बिना परिवार के सहयोग से कभी भी पूरा नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि आपके परिवार के सभी अभिभावकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपको इस खुले विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी पढ़ाई को और अच्छे ढंग से करने के लिए अवसर प्रदान किया, उनका धन्यवाद। और सच में इसको तराशने का काम जिन शिक्षकों ने किया, क्योंकि रेगुलर क्लास से दूर रह करके भी इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना, ये बिना शिक्षक के सहयोग से और बिना उसके गाइडेंस के कभी संभव नहीं होगा। इसके लिए मैं उन गुरुजनों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का नाम किसने भी रखा, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूँ। कृष्णकांत हैंड्रिक एक ऐसे विद्वान पुरुष थे। हमने विश्वविद्यालयों का नाम महापुरुषों के नाम से सुना है, नेताओं के नाम से सुना है, लेकिन एक समर्पित शिक्षक के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है। वास्तव में आपने उस शिक्षक का सम्मान किया है
जिसने संस्कृत के एक अच्छे विद्वान के रूप में देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। साथ ही उन्होंने 20वीं शताब्दी जब सामान्यतः शिक्षा से जो वंचित हो जाते थे उनको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं होता। उन्होंने केवल अपनी विद्वता का उपयोग अपने लिए नहीं किया, तो अपनी विद्वता के आधार पर वंचित जो बच्चे रह गए हैं, शिक्षा से दूर हैं, गरीबी के कारण से है या अपनी व्यस्तता के कारण से जो छूट जाते थे, उनको भी उस समय में भी वो गाइड करके उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयत्न करते थे। आज सच में ऐसे एक महान गुरु को, जिसने अपने आप को सारा जीवन शिक्षा को समर्पित किया, वो कृष्णकांत हेंडी जी को मैं बहुत नमन करता हूँ और इस विश्वविद्यालय का नाम जिन्होंने रखा उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अगर ये दिशा इसी और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा। जब हम श्रेष्ठ व्यक्ति और श्रेष्ठ गुरुओं का, उनके नाम को अमर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीखेगी कि वास्तव में शिक्षा को समर्पित व्यक्तियों का मान और सम्मान शिक्षा क्षेत्र अगर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। इसका मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सामान्यतः ये जो खुला विश्वविद्यालय है ये उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा से अपने आप को थोड़ा दूर हटा, उनको फिर से शिक्षा में जोड़कर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 75 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने जिस प्रकार की उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने आपको हमको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो, अगर करना चाहो तो उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही सुखद अनुभव हुआ मुझे। मैं सोचता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में इस नॉर्थ ईस्ट में यह पहला खुला विश्वविद्यालय है। सारे देश में 14 ही विश्वविद्यालय है, उसमें से एक आपके यहाँ है। और आपने इस कम समय में जिस प्रकार से बच्चों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, जैसा आपने कहा कि लगभग 50,000 बच्चों को हमने इसमें एनरोलमेंट किया है। 10,000 से अधिक बच्चों को आपने डिग्रियां दी है। वास्तव में ये आपकी उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मैं सोचता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत एक टारगेट तय किया, जो आपने भी कहा कि 2035 तक हम उच्च शिक्षा से संपूर्ण देश की जनसंख्या के आधार पर जोड़ देंगे 50% लोगों को। तो मैं सोचता हूँ इस लक्ष्य में अभी अपन बहुत दूर है। अभी तो संपूर्ण देश केवल 28% पे पहुंचा है, और उसमें भी लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से जो परसेंटेज चाहिए वो अभी भी काफी दूर है। लेकिन आपको बधाई कि आज वास्तव में आपने 53% बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन से जोड़ करके उनको जो डिग्रियां दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने एक तरह से जिस प्रकार का, और टोटल जो भी आज स्टूडेंट आपने जिनको डिग्रियां दी वो भी 49%, उनमें बच्चियां हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज आपने और सबने हमने देखा, हम रोज ही देखते हैं कि अधिकांश गोल्ड मेडल और PhD बच्चियां ले रही है हिंदुस्तान में, केवल इस विश्वविद्यालय। इसका मतलब उनका पास टैलेंट है। उस टैलेंट का उपयोग जिसने भी करने का प्रयास किया, उसने वास्तव में इनकी शक्ति को पहचान करके आगे बढ़ाया। आज देश का नेतृत्व एक राष्ट्रपति के रूप में एक महिला कर रही है। इसका मतलब यह है कि क्षमता तो है, अवसर का अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से फौज में भी वो सीमा पर सीना तान के खड़ी है देश की रक्षा के। तो आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी हमारे महिला वैज्ञानिकों ने भी अपना करिश्मा दिखाया। इसका मतलब क्षमता है। और दूरस्थ एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो महिलाओं को है। इसमें हम और प्रयत्न करें, जिसके कारण से कोई भी बच्ची जो पहले कभी पढ़ी थी और अपने पारिवारिक जीवन के कारण से, उसके वजन के कारण से उसने पढ़ाई छोड़ दी है,
उन सब बच्चों को हम वापस कैसे जोड़ें हमारे स्कूली विश्वविद्यालय के माध्यम से, ये आपका और मेरा काम करने का एक टारगेट होना चाहिए। सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपके कलेक्टर हैं उनको आप बताइए कि हर गांव में हर जगह जो बच्ची कभी पढ़ी थी, आज वो 20 साल से 15 साल से एजुकेशन से अलग हो गई है, उसे फिर से कैसे जोड़ा जाए और वो कैसे हमारे स्कूली विश्वविद्यालय का लाभ उठाएं, इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, ताकि जब आपकी संख्या खुले विश्वविद्यालय की 70 से 80% बच्चों की एजुकेशन होगी तो हमें समझ में आएगा कि खुला विश्वविद्यालय का जो मंतव्य था वो हमने अब पूरा करने का प्रयत्न किया है। उसके लिए मैं आप सबके निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि खुले विश्वविद्यालय में चुनौतियां भी बहुत, वो चुनौतियां है कि पाठ्यक्रम कैसा बना, पाठ्यक्रम जो बना है वो इन बच्चों के लिए कितना उपयोगी है, उसका हर 2-3 वर्ष में मूल्यांकन होना चाहिए कि वास्तव में जो पाठ्यक्रम हमने बनाया वो आज की आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है कि नहीं। जैसे जैसे समय बदलता है पाठ्यक्रम की उपयोगिता भी बदलती जाती है। बाकी जगह तो वो अपने आप करते हैं, लेकिन ये हमारे दूर दराज में बैठे हुए बच्चे जब हमारे इस पाठ्यक्रम के आधार पर जुड़ते हैं, और अब मैं सोचता हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ने की प्रवृत्ति है केवल आपके यहाँ नहीं, बाकी विश्वविद्यालयों ने जब शुरू की है तो निश्चित रूप से आपके जो पाठ्यक्रम की तैयारी होती है, जो लेसन बच्चों को जाता है, जो रिप्लाई उसका आता है, उसको ठीक समय पे करेक्शन करके अगर इन बच्चों को आप उनको गाइड करेंगे तो मैं सोचता हूँ इनकी उपलब्धि बहुत अधिक आगे पहुंचेगी, और उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो आपके पास जो टीचर उपलब्ध है, कोई जरूरी नहीं है वो सब आपके कैंपस में हो। अगर देश में भी कहीं अच्छा टीचर है उसके लेसन को तैयार करके ऑनलाइन उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है उसका टाइम टेबल तय करके सप्ताह भर के टाइम टेबल में इस दिन इसकी क्लास होगी, ये व्यक्ति उस क्लास को लेगा, आप इससे ऑनलाइन से जुड़िए और जुड़ करके अपने इस सब्जेक्ट को परफेक्ट करिए, तब जाकर के हम वास्तव में जो हमारी शिक्षा से छूट गए हैं उनको हम अच्छी शिक्षा से जोड़ने में सफल हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ इस और हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वैसे तो आज जिनका मुख्य वक्ता के रूप में भाषण हुआ, उन्होंने क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने शिक्षा में गुजारी इसलिए उनका अनुभव है। हमने तो केवल हाथ लगाया और छूट गए, तो अभी हम जिस एरिया में चले गए वो बिल्कुल अलग ही प्रकार का एरिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर शिक्षा अपने अतीत से नहीं जोड़ सकी, अपने महापुरुषों से नहीं जोड़ सकी, अपने देश की विशेषताओं से नहीं जोड़ सकी, देश की चुनौतियों से नहीं जोड़ सकी, वो शिक्षा नहीं। मैं सोचता हूँ आज ये चुनौती है, और शिक्षा कभी एक डिग्री प्राप्त करने तक नहीं रहती है। शिक्षा जीवन पर्यंत मरते तब तक चलती है। इसको कैसे डाला जाए और कैसे इसको एक प्रभावी रूप से बनाया जाए, इसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ हमारे बच्चे हमारे अतीत से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े, अपने मित्रों से जुड़े और अपने शिक्षकों से जुड़े जिन्होंने हमें इंसान बनाया। इस बात का ध्यान रख करके अगर वो अपने जीवन को आगे चलाएगा तो निश्चित रूप से उसकी जिंदगी सुखद हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि आपने देखा होगा कि आज की तारीख में अब हमने ये 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर दी। अगर हमें शिक्षक जो है ना वो नैतिक मूल्यों से जोड़ देती शिक्षा है तो आज और हमारा देश और बहुत आगे। हमारी इस कमी को हम महसूस करते हैं। अभी जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़ने वाले बच्चे हैं इनमें नैतिक गुणों का विकास कैसे, ये कैसे अपने आप केवल और केवल डिग्री प्राप्त करना से कोई अर्थ नहीं निकलता है। देश के लिए मूल्यवान बालक अगर हमें चाहिए, मूल्यवान इंसान जब चाहिए तो उसकी खुराक भी हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कहीं कहीं किसी प्रकार से इसको जोड़ना चाहिए ताकि वो इसको अच्छी प्रकार से सुने। अब जैसे आपने कहा था कि कुछ गुण ऐसे हैं, सच्चाई, अभी सच्चाई कहने के लिए सच्चाई शब्द लिखा रहता है, लेकिन व्यवहार में सच्चाई रहती कि नहीं रहती है, इसके बारे में विचार करना हम हर बच्चे का एक तरह से धर्म बनता है करें। अभी हम कहते हैं कि भाई हमारे में ईमानदारी आनी चाहिए। अगर ईमानदारी आ जाए तो देश आसमान छू सकता है। आज भी देश में इतनी ताकत है, लेकिन इसके लिए भी निरंतर
हथौड़ी से ठोकता रहना पड़ता है कि व्यक्ति कब फिसल जाए कोई ठिकाना नहीं। आज हम अच्छे हैं, कल अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसको निरंतर हैमरिंग चाहिए कि हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये निष्पक्षता का शब्द हम रोज अपनी जब शपथ लेते हैं तब ये शब्द बोलते हैं, पर हम कितना रहते हैं ये ईश्वर जानता है या अपन स्वयं जानते हैं। तो वास्तव में इस दर्द को महसूस होना चाहिए हमारे बच्चे को कि जब निष्पक्षता का शब्द कहा है तो ये हमारी रग रग के अंदर, हमारी खून के हर बूंद में कैसे आए। चाहे वो कैसा भी मेरा शत्रु होगा, लेकिन जब मुझे कुछ निर्णय करना होगा तो निष्पक्ष होकर के निर्णय करूंगा। तब लगेगा कि मैंने अपनी शिक्षा का सही अर्थ से शिक्षा को मैंने समझने का प्रयास किया है। और मैं सोचता हूँ कि आज ये जो दूरस्थ शिक्षा को ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश को जिस और लाने का प्रयत्न हो रहा है उसको भी समझना चाहिए कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 2047 जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब हम दुनिया के नंबर 1 पे विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे। इसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आज हम 5वीं शक्ति जरूर बन गए और बहुत जल्दी 1 साल में हम 30वीं तक पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन उसमें इन सब का उपयोग है केवल अकेले प्रधानमंत्री जी और हम कुछ लोग ही करेंगे ऐसा नहीं है। ये सब लोग मिलकर के इस टारगेट को अचीव करने का प्रयत्न करें। ये भी इनको शिक्षा के साथ एहसास होना चाहिए। और हम पढ़ लिख के हम इतने योग्य बन गए और अगर हम समाज और देश के लिए उपयोग नहीं है तो आपका कोई मूल्य नहीं। अगर आप समाज और देश के लिए उपयोगी नहीं हो तो केवल और केवल अपने बच्चे और परिवार पालना ये शिक्षा का अर्थ नहीं था। मैं सोचता शिक्षा का अर्थ तो समाज और देश को ऊपर उठाना होता है और उसको उठाने के लिए हमें निरंतर अपने दिमाग को भी चलाना पड़ता है और सोचना पड़ता है इस दिशा में। जिस समाज ने आपको और मुझे पढ़ाकर इस योग्य बनाकर इस कुर्सी पर लाके बिठाया है उस समाज का ऋण है हमारे। उस ऋण को अदा करना हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग इस बारे में विचार करें और विचार कर करें योग्यता अधिक से अधिक योग्यता अर्जित करें, अधिक से अधिक धन अर्जित करें, लेकिन उस सब का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में हम कैसे कर सकते हैं इस पर विशेष रूप से अपना ध्यान जाना चाहिए। मैं एक बार कुलपति महोदय आपको और आपके सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स और कलीग्स हैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने कम समय में और विशेष करके यहाँ की सरकार को कि उन्होंने आपको सहायता करने के लिए अभी 20 करोड़ रुपया जो जारी किया है। मैं सोचता हूँ पैसे की दृष्टि से कमी नहीं आएगी। मैंने यही ऐसा देखा आसाम में तो विश्वविद्यालय खुलता भी है और खुलने के साथ उसका 50 करोड़ रुपया बुक भी कर देते हैं। मैं भी राजस्थान में लंबे समय तक शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ और कई पदों पे रहा हूँ, पर हम खोल देते हैं, उसको सहायता देना भूल जाते हैं तो यूनिवर्सिटी लड़खड़ा जाती है। मैं सोचता हूँ जिस पर्पज को हमको पूरा करना है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी मन है पूरा और हम आज भी अपने आसाम को इस शिक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंचे पायदान पर ले जा सकते हैं। ये हमारे पास क्षमता है, हमारे पास योग्यता है। मैं आप सब बच्चों से भी जिन्होंने आज डिग्री प्राप्त की है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि का उपयोग समाज और देश के लिए हो। इतनी प्रार्थना करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sparing your very precious time in our midst today and endowing us with your words of wisdom. May I now request the Registrar to present the Convocation Register to the Honorable Chancellor for his signature. I would also like to request the Controller of Examinations of our university to accompany him. I request the Honorable Chancellor to kindly sign the Convocation Register. Thank you so much. May I invite the Registrar to request the Honorable Chancellor to declare the 6th convocation closed. I request the Honorable Chancellor to declare the convocation closed.
I declare the convocation closed. I request everyone to kindly rise for the national anthem. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. With this, we have come to the end of the 6th convocation of Krishnakanta Holikar State Open University. May I now request all present here to remain standing till the academic procession leaves the convocation hall.